अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। बेलिबास मोहब्बत बहुत ही बोल्ड नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। दानियाल नहीं जानता ऐसे कैसे और क्यों हुआ, लेकिन रीमा मैं बस तुम्हें चाहता हूँ और हाँ अब देखना भी चाहता हूँ कि जिसके इतना पास हूँ वो कैसा है। दानियाल होंठ को दांत में पीच कर जवाब का इंतजार करने लगा। रीमा कुछ देर कहीं खो सी गई, फिर बोली, दानियाल तुम वाकई बहुत अच्छे हो और ये सच है। इतने कम वक्त में मैं तुम पर एतबार करने लगी हूँ और ये हकीकत है कि इतना मैं आज तक किसी के करीब नहीं आई, लेकिन यार तस्वीर वो खामोश होगी। इससे पहले दानियाल मायूस होकर कोई दिलासा देता रीमा बोली, ओके ठीक है तुम मुझे देख सकते हो, रुको। दानियाल उसकी बात सुनकर सीधा हो गया और शिद्दत से तस्वीर का इंतजार करने लगा और उसने सेंड कर दी। दानियाल एक पल को हैरान रह गया कि इतनी खूबसूरत लड़की। वो खामोशी से तस्वीर को बड़ा करके देखने लगा और फिर उसके हुस्न की तारीफ करने लगा जो वाकई तारीफ के काबिल थी। उसे अभी तक यकीन न था कि इतना हसीन लड़की से वो बात कर रहा था। उसके जिस्म में एक शैतानी सी लहर दौड़ने लगी और वो दिल में कहने लगा, अब तो बस इसके जिस्म को जरूर पीना पड़ेगा। असद रीमा का चचाजाद कजन था। उम्र में वो काशिफ के बराबर था। सफेद रंगत, डार्क ब्राउन बाल, क्लीन शेव, हैंडसम और अंग्रेज दिखता था। वो भी दुबई में रहता था, लेकिन काशिफ और ये अलग रहते थे। वो पाकिस्तान 3 साल से नहीं आया था, हालांकि असद काशिफ का साला भी था। और अभी जब काशिफ की शादी उसकी सगी बहन फौजिया से हुई तब उसने छुट्टी न मिलने का बहाना बनाया और पाकिस्तान न आया। बचपन में रीमा और असद की दोस्ती काफी थी और वैसे भी दोनों जानते थे कि उनके घर वालों ने उनकी शादी आपस में ही करनी है, तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए तो रीमा बेपनाह मोहब्बत करने लगी, लेकिन असद के दिल से रीमा की मोहब्बत कम होती गई। और उसकी एक वजह यह भी थी कि वो असद को कुछ करने का मौका नहीं देती थी जो वो शादी से पहले चाहता था। इसी वजह से वो उससे दूर होती गई और वो लड़कियों में इंटरेस्ट रखने लगा। दुबई आने जाने के बाद शुरू में तो उनकी बातें होती थी, लेकिन फिर असद दुबई की खूबसूरती में खो सा गया और रीमा को इग्नोर करने लगा। लेकिन जब भी असद अकेला महसूस करता, उसका दिल करता कि रीमा का मैसेज या कॉल करता। रीमा हमेशा जवाब देती जैसे वो इंतजार में हो। असद को इतना यकीन था कि वो चाहे जितना रीमा को से दूर रहे, रीमा किसी और की नहीं होगी। इसका प्लान भी यही था कि अभी मजे ले कर इधर उधर फिर शादी कर लेगा। किरण नोट करने लगी कि रीमा अब हर वक्त खासकर आधी आधी रात तक दानियाल से बातें करने लगी है। पहले रीमा असद के इनके होने ना होने से इनका इंतजार करती रहती, लेकिन अब दानियाल के साथ खुद को मसरूफ रखने लगी थी। इधर दानियाल अब हर दूसरी तीसरी रात रीमा को कॉल पर रोमांस करके उसको सुकून देने लगा। वो तब तक सुकून न लेता जब तक कि उसको निढाल न कर लेता, अंदर से भीग कर तंग न जाती और इसी वजह से रीमा को सुबह गुस्ल करना पड़ता। किरण वैसे तो गहरी नींद सोती, लेकिन एक रात ये काल जब रोमांस कर रहे थे तो किरण की आंख खुल गई और वो रीमा के सिसकने की आवाज से सुनने लगी, बस करो यार बस करो, मैं थक गई हूँ। वो रीमा के पास आई और कंबल हटा दिया और पूछा कि रीमा क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है। ये कहते हुए लाइट ऑन कर दी। उसने रीमा को ऊपर से नीचे तक देखने लगी जो पसीने में शराबूर थी। रीमा ने जल्दी से खुद को जिस्म को समेटा, कॉल कट की और गुस्से से किरण की तरफ देखकर बोली, क्या बदतमीजी है, तुम सोई नहीं। ये कहते हुए वो उठी, दानियाल को वेट का मैसेज किया और एक नजर किरण को देखते हुए एक लंबी सांस ली और बोली, उठ गई हो तो चाय बना आओ। और ये कहकर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चल दी। किरण अभी तक हैरानगी से उसके हुलिये और हालत को पीछे से देख रही थी, फिर किचन में गई और चाय बनाने लगी। एक कप चाय का रीमा को बढ़ाते हुए वो उसके बेड पर बैठ गई और रीमा के बोलने का इंतजार करने लगी, जो खुद दानियाल से मैसेज पर बात कर रही थी। फिर दानियाल को बाय कहा और मोबाइल साइड पर रखकर मुस्कुराते बोली, जी मैडम तो कब उठी थी, और साथ में चाय के कप होंठों से लगाकर सीप लेने लगी। जवाबन किरण ने सवाल कर दिया, मैं कब और क्यों उठी ये जरूरी नहीं, लेकिन तुम्हें क्या हो गया यार, क्यों तुम इस घटिया इंसान से बात करती हो जो तुम्हारी इज्जत का मजरू कर रहा है। उसने बिस्तर की तरफ नजरों से इशारा किया। किरण कुछ देर खामोश हुई और फिर बोली,
तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी असद भाई से होनी है, बल्कि हो चुकी होती अगर उनको छुट्टी मिली होती। तुम खुद भी तो असद भाई से प्यार करती हो ना। तो फिर वो रुकी और बोली, मैं असद भाई को बताती हूँ, वो तुम्हें खुद समझाएंगे। वो रीमा से मोबाइल लेने का इशारा करते हुए बोली। जैसे ही उसने उसका मोबाइल लिया और फिर रीमा ने चाय का कप खत्म किया और सुकून से बेड को टेक लगाकर किरण को देखते हुए बोली, उठाओ, करो मैसेज और देखो कितने अरसे के बाद वो सीन करेगा। फिर एक हूं से उसने गर्दन को झटका दिया। एक खामोशी के बाद बोली, यार मैं कुछ गलत नहीं किया। दानियाल अच्छा लड़का है, बल्कि असद से ज्यादा अच्छा है। असद को मेरी फिक्र नहीं, तुम जानती हो। आखिरी बार उसने खुद मुझे कॉल की थी। हाँ ठीक है, हम दोनों शुरू से एक साथ रहे, लेकिन यार जितना भी उसे चाहती हूँ, मुझे उसके अंदर उतनी चाह नजर नहीं आई। और जब पाकिस्तान में था तब भी जब उसका दिल चाहता वो बात करता, और जब मैं चाहती तब वो चुप होगी। एक पल के बाद फिर बोली, मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे वो मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं, और अब मैं उसको कॉल करूं या मैसेज तो बस वो सीन कर लेना या इग्नोर कर लेना मुनासिब समझता है। इसके अलावा उसने मेरे साथ कभी बात तक नहीं की, और जवाब जब दिल करे करता है। बस सहारे के लिए इतना कह देना कि हमने वैसे भी शादी करनी है, तो अभी क्या करेंगे बात करके। तो यार तुम बताओ, मैं अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करूं। रीमा की आंखों में आंसू थे। वो किरण से नजरें हटाकर आंसू को छुपाने लगी और फिर बोली, तुम्हें क्या लगता है दानियाल मुझे क्यों अच्छा लगने लगा? मैं उससे क्यों बात करती हूँ? क्या मुझे ये सब जानने? वो बिस्तर की सलवटों की तरफ इशारा करते हुए बोली, यार वो मुझे वक्त देता है, मुझे सुनता है, मेरा ख्याल रखता है। ये कोई ऐसा पल नहीं जब मैंने कहा उसने बात ना की हो, और जब मैंने उसे कहा वो मेरे साथ बात करता रहा, मुझे टाइम देता रहा। वो मसरूफ नहीं हो सकता, उसे मेरी फिक्र होती है, और हर लड़की यही चाहती है कि उसे चाहने वाला और फिक्र करने वाला मर्द मिले। तुमने असद को बताना है तो बता दो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी दानियाल अपने पेरेंट्स से मेरी बहुत जल्द बात करेगा। वो खामोश होगी और किरण ने एक लंबा सांस लिया और कुछ सोचने लगी। फिर बोली, तुम्हें लगता है वो वाकई ही तुम्हारे लिए संजीदा है? उसके घर वाले मान जाएंगे? और जहां अम्मी अबू? रीमा कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, यार दानियाल मेरा दोस्त बन चुका है। वो हर बात अपनी शेयर करता है, एतबार करता है, इसी वजह से वो मुझे अच्छा भी लगता है, और हम बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानने लगे हैं। लगता है उसके घर वाले या हमारे घर वाले ना माने तो छोड़ दूंगी, और असद के लिए भी उसे छोड़ दूंगी, बल्कि ऐसा कदम ही ना उठाती अगर वो मुझे जरा समझ सकता। फिर माहौल को जरा बदलते हुए उसने गर्दन को आंख मारी और फिर बोली, किरण को आंख मारी और फिर बोली, वैसे तुमने मेरा आज का मजाक खराब कर दिया, और शरारती मुस्कुराहट से हंसने लगी। किरण मुस्कुराती हुई उठी और बोली, पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा लड़की, मैं तो लगी सोने। किरण ने लाइट को बंद किया और बिस्तर में जाकर सो गई। रीमा दिल ही दिल में इस बात से शर्मिंदा थी कि दानियाल से बात करते करते किस हद तक पहुंच गई कि आज अपनी छोटी बहन की नज़रों में गिर गई। उसे अचानक खुद से गिन आने लगी। वो कुछ देर सोचने लगी, फिर उसने मोबाइल उठाया और दानियाल को मैसेज किया कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। ये कहकर उसने दानियाल को व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह से ब्लॉक कर दिया और नंबर को भी ब्लॉक में डाल दिया, और कुछ पल रोकर मन हल्का किया और असद को कॉल की, लेकिन असद ने अटेंड न की। उसने मैसेजेस पर टेक्स्ट किया, आई मिस यू और आई लव यू सो मच, फिर मोबाइल रखकर सो गई। लेकिन असद को जरा भी बराबर फर्क नहीं पड़ा। दानियाल को जब रीमा का मैसेज आया कि किरण जा गई है और अब सुबह बात करेंगे, तो वो कुछ देर सोशल मीडिया पर टाइम पास करने के बाद सो गया। सुबह को अक्सर रीमा कॉल करके जगाती थी, लेकिन आज जब दानियाल उठा कोई मैसेज या कॉल ना था, तो उसने व्हाट्सएप देखा तो डीपी शो ना हो रही थी, और उसने अचानक एक शॉक सा लगा कि ये क्या। उसने फौरन उसे कॉल की, लेकिन कॉल न मिली। उसे अंदाजा हो गया कि रीमा ने ब्लॉक कर दिया है। दानियाल के पास 2 मोबाइल थे, लेकिन उसने रीमा को सिर्फ एक ही नंबर दिया था। पहले तो वो कुछ देर इंतजार करता रहा, फिर अपने दूसरे नंबर से कॉल मिला दी। कुछ देर तक बेल जाती रही, फिर कॉल अटेंड हुई। रीमा, हेलो। वो एकदम से अटेंड कॉल के पूछ रही थी, हेलो कौन? आगे से खामोश। रीमा, दानियाल। एक पल से खामोशी के बाद, टाइम पास करना था तो बता देती, मुझसे अच्छा टाइम पास और कौन हो कर सकता है। दानियाल रुका और फिर से बोला, आवाज़ भी पहचान ली या वो एक रात में बुला दी? रीमा, दानियाल मैं तुमसे अब कोई बात नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे कॉल ना करना। दानियाल फौरन से बोला, दानियाल। रीमा, जान यार ऐसा क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई? मैं यहाँ तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम
रीमा, नहीं, हमारी शादी नहीं हो सकती और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। दानियाल, ओके, गलती मेरी है और सजा तुम खुद को क्यों दो? ऐसा करता हूँ, मैं खुद को खत्म कर देता हूँ। आज पहली सुबह है जिसमें तुम्हारी कॉल नहीं आई और ये आखिरी सुबह होगी। रीमा, क्या मतलब? वो एकदम से हड़बड़ा गई कि तुम्हें मेरी इस बात का एतबार ही नहीं। दानियार, कुछ देर तक पता चल जाएगा और ये नंबर मेरा नहीं है, ना ही इस पर कॉल करना। ये कहकर कॉल कट कर दी और इस नंबर को बंद कर दिया। रीमा हेलो करती रही लेकिन कॉल कट चुकी थी। उसे डर लगने लगा कि कहीं वाकई ही दानियाल उसके प्यार में कुछ कर न जाए। वो पहले भी कहता था कि यार अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कुछ देर में रीमा ने सिर्फ व्हाट्सएप अनब्लॉक कर दिया और टेक्स्ट किया कि अनब्लॉक कर दिया है लेकिन फ्री होकर बात करूंगी। वो इस सोच में थी कि आहिस्ता आहिस्ता अब उससे दूर हो जाएगी। लेकिन दानियाल दानियाल तो प्री प्लान सब कुछ कर चुका था। लेकिन जब देखा कि रीमा ने अनब्लॉक करके टेक्स्ट कर दिया है तो अब उसने ठान ली कि इससे पहले कि दोबारा दूर हो किसी तरह डेट लगाए और इससे जान छुड़ाए। रात में जब दानियाल ने कॉल का कहा तो पहले रीमा ने मना कर दिया। उससे मैसेज के दौरान वो असद को कॉल और मैसेज करने लगी। असद ने कॉल कट कर दी और मैसेज किया कि वो 2 दिन में बात करेगा, थोड़ा मसरूफ है। असद के मैसेज से वो उदास होगी और फिर खुद ही दानियाल को कॉल का बोल दिया। जैसे ही उसने दानियाल को कॉल का मैसेज किया तो दानियाल पहले से ही उसके इंतजार में था और उसने कॉल मिला दी। लेकिन आज वो रीमा से सेक्सी या रोमांटिक बातें नहीं की बल्कि उसको एहसास दिलाना चाहता था कि वो इस दुनिया में सिर्फ उसी के लिए है। इन्हीं बातों के जाल पर वो असद के ठीक से रिस्पॉन्स न देने पर रीमा दोबारा से दानियाल से बातें करने लगी। वो दानियाल को असद से जब कंपेयर करती तो दानियाल असद से बहुत बाहर होता। अब दानियाल सिर्फ रीमा की केयर करने लगा। रोमांटिक बातें छोड़ दी। एक बार बातों ही बातों में रीमा ने कहा, मुझसे इतना क्यों बात करते हो? वो उससे पूछने लगी। क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। दानियाल कुछ पल खामोशी के बाद बोला, बातें नहीं, प्यार करता हूँ और बहुत करता हूँ। और सच सुनो, तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। अब तो मैं एक बात अब तक बात भी कर चुका होता, उस दिन तुमने मुझे ऐसे खामोश ना किया होता। ठीक है, जब मैं कहूँगी तब तुम पेरेंट्स से बात करना। रीमा ने दानियाल की बात पर एतबार करते हुए बोला और वाकई अब दानियाल से शादी करने का सोचने लगी। दानियाल को इतना पता चल गया कि रीमा अब उस पर एतबार करने लगी है। उसने मौका अच्छा समझा और कुछ दिनों बाद बातों ही बातों में बोला, रीमा, मैं लाहौर आ रहा हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? रीमा, क्यों? दानियाल, यार तुम्हें तो पता है ना कि अबू का कितना बड़ा बिजनेस नेटवर्क है। बस उन्होंने कहा कि वैसे भी लाहौर आता जाता रहता हूँ। रीमा, लाहौर किस जगह और कब आना है? दानियाल, 2 दिन तक अपनी ही गाड़ी पर आऊँगा और गुलबर्ग की तरफ आना है। ये कहकर एक पल खामोश हो गया, फिर बोला, घबराओ नहीं रीमा, मैं तुमसे मिलने नहीं आ रहा और वैसे भी जानता हूँ कि इतना एतबार अभी तुम मुझ पर नहीं करती। वो तंजिया लहजे में बोला, बस बताया इसलिए कि अब आदत सी है हर बात तुम्हें बताने की। रीमा इतनी वक्त से बात करने की वजह से अब वो एतबार करने के साथ साथ दिल में एक चाहत रखने लगी थी। दानियाल के साथ बात करते करते उसे दिन का एहसास नहीं होता था। वो दूसरा दिन दानियाल का हर बात शेयर करना, मशवरा लेना अच्छा लगता और ऐसे लगने लगा जैसे दानियाल उसके साथ ही हो और उसके साथ साथ वो हर काम में उसको साथ ही हर बात शेयर करने लगी थी और इस हद तक कि उससे एतबार करने लगी। रीमा दानियाल की बात सुनकर पहले खामोश हुई, फिर बोली, बात एतबार की नहीं, लेकिन मैं आज तक किसी लड़के के साथ मिलना तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम इतने बुरे नहीं हो और ना ही मेरे साथ कुछ बुरा करोगे। लेकिन यार, वो फिर से खामोश होगी। दानियाल, लेकिन क्या? दानियाल ने सिगरेट का कश लेते लेते रुकी और संजीदा से बोला, रीमा, कभी कभी मैं हमें जानने के लिए मिलना होगा। मैंने ये नहीं मैं कह रहा कि मिलें, लेकिन सोचने में हर्ज तो नहीं है। अगर वाकई हमें रिश्ता बनाना है तो शायद आमने सामने हो जाना चाहिए, कोई मसला नहीं। रीमा, हम वो कानों में हैंड फ्री दिए हुए मोबाइल पर असद के ऑनलाइन होते हुए मैसेज को सीन तक ना करने का मंजर देख रही थी। फिर खामोशी को तोड़ते हुए बोली, ठीक है, अगर मुनासिब लगा और मौका बना तो मैं देखूंगी, लेकिन एक वादा करोगे क्या? दानियाल एकदम से उसे मतवज्जो होकर उसकी बात सुनने लगा। हम में कुछ गलत नहीं होगा बस, और मुझे तुम टच तक नहीं करोगे, बल्कि हम पब्लिक प्लेस पर कहीं मिलेंगे और डेट जगह नहीं। दानियाल, वादा करता हूँ, बल्कि कसम खाता हूँ कि कुछ नहीं करूँगा। और हाँ, जहाँ तुम कहोगी वहीं मिल लेंगे, जो कहोगी वही होगा, तुम्हें इनकार थोड़ी ही करना है। वो एक इत्मीनान देती हुई
मुस्कुराहट से बोला। कुछ देर बात करते रहे, फिर रीमा को नींद आने लगी और सोने का कहकर कॉल कट होगी। दानियाल ने हाथ से यस का इशारा किया और एक शैतानी मुस्कुराहट होंठों पर लाया और आज अपने प्लान का कामयाबी के करीब पहुंच गया था। अब आगे उसने अपना प्लान तरतीब देना था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि आज अपनी प्यास बुझा देगा। वो खुद से उसे कहने लगा, और फिर कौन लाहौर आए, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलना है, और मुझे कौन सा उससे शादी करनी है। फिर फौरन से इंजेक्शन को जूस में इंजेक्ट किया और गाड़ी की तरफ आया और एक फक्सी मुस्कुराहट रीमा को जूस दिया और सेंटर में लीजा लेंस ओपन करके रख दी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रीमा ने बेतकल्लफाना अंदाज में एक दो लीज लिए और फिर जूस को पीने लगी और उसे पहले ही काफ़ी प्यास लगी थी। जूस के ख़त्म करने से पहले ही उसके जिस्म एक अजीब सी लहर दौड़ने लगी। इससे पहले कि वो संभलती उसे चक्कर आने लगे। फौरन उसे दानियाल को कहा कि मुझे घर छोड़ दो, मुझे कुछ हो रहा है। दानियाल खामोशी से गाड़ी तेज़ दौड़ाता हुआ दोबारा सुनसान जगह ले आया। रीमा अब गनूदगी की हालत में थी और उसका माइंड कुछ चल रहा था, लेकिन वो हिम्मत ना कर पा रही थी। इंजेक्शन की वजह से उसके जिस्म में अजीब सी बेचैनी होने लगी। दानियाल ने हैंड ब्रेक लगाई और गाड़ी से उतरा और रीमा को एक नज़र देखा। उसे अंदाज़ा हो गया कि इंजेक्शन ने अपना काम कर दिया है। वो रीमा को उतार कर पिछली सीट पर ले जाकर लिटाने लगा और उसने उसके पीछे पड़े अबाए को बैक सीट के पीछे रखा और वहां से कुशन उठाकर उसके सर के नीचे रख दिया और उसके जिस्म को देखने लगा। वो मौके को ज़ाया किए बगैर रीमा को ऊपर आने लगा और उसके चेहरे से बालों को हटाकर अपने होंठों को उसके होंठों से मिलाकर चूसने लगा और उसके होंठों को पीने के साथ साथ उसकी शर्ट को ऊपर करने लगा। शर्ट को ऊपर करने के बाद वो उसके ब्लैक ब्रा को देखते हुए खुद से बोला, आह कमाल की मैचिंग की है, और फिर उसको खोल कर पीने लगा। रीमा को महसूस हो रहा था कि दानियाल उसकी शर्ट को ऊपर करके उसके जिस्म को बेलिबास कर रहा है, लेकिन वो उसके जिस्म में रोकने की ताकत न थी। रीमा बस जुबान से टूटे हुए अल्फाज से इतना कह पा रही थी, दानियाल नहीं करो बस, प्लीज खुदा का वास्ता मुझे घर छोड़ दो, प्लीज जाने दो। वो उसकी मिन्नतें कर रही थी टूटे टूटे लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए। दानियाल ने मोबाइल निकाला और उस खूबसूरत बेलिबास उपहारों से लुत्फ उठाते हुए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। आखिरकार दानियाल ने अपने और रीमा के नीचे वाले हिस्से को बेलिबास करके वीडियो बनाने लगा। फिर उस पर झुकने लगा और अपने जिस्म को रीमा के जिस्म से मिलाने लगा। रीमा को अंदाजा हो रहा था कि दानियाल उसकी नदी के आसपास है और उसके बंद को खोलने लगा, लेकिन वो रुकने की हालत में ना थी और उसको जिस्म कांप रहा था। अचानक एक जिब सी उसकी चीख सी निकली और उसे खुद से किसी और को दाखिल होने का अंदाजा हो गया था और उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे और दर्द से कराहने लगी और उसके मुंह से सिसकने की और आवाजें निकलने लगी। दानियाल की उसकी सिसकती आवाज सुनकर उसके कान की लू काटते हुए सरगोशी से बोला, रीमा बस इसी आवाज को तरस रहा था और अब वो मुकम्मल वजन डाल चुका था और वो उसे एक जंगली भेड़िए की तरह नोचने लगा। उस पर मुसलसल ज़रबों की बरसात करता रहा और दानियाल ये जान गया कि वो पहला मर्द था जिसने उसे इस्तेमाल किया था या उसके साथ ये सब किया था, जो उसकी नरम जमीन पर हमला आवर हुआ। दानियाल काफी थक चुका था। वो दोनों कंडम्स का इस्तेमाल कर चुका था और गाड़ी के बाहर आया और सिगरेट पीने लगा और रीमा के ठीक होने का इंतजार करने लगा। रीमा का जिस्म टूट चुका था। वो जैसे जैसे होश में आ रही थी वो दर्द की शिद्दत का एहसास कर रही थी और अपने आप को बेलिबास महसूस करने के साथ टांगों में गीलापन और अंदरूनी दर्द की शदीद एहसास करने लगी। वो जल्दी से उठी और खुद को देखने लगी। खून के छींटे और लेसदार पानी को देखकर रोने और चिल्लाने लगी और फिर जल्दी से बेलिबास जिस्म को छुपाने लगी। फिर शर्ट को ठीक करने और ट्राउजर पहनने लगी। दानियाल उसकी चीखों की आवाज सुन रहा था। वो खामोशी से इग्नोर किए सिगरेट को खत्म करने के लिए कश लगाता रहा और फिर अचानक आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की